गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बिहार भूगोल पर चर्चा करेंगे, जो बीपीएससी, बिहार एसएससी या आगामी बिहार से संबंधित किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम बिहार के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल को कवर करेंगे। बिहार का भौतिक भूगोल। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है और यह उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा है। बिहार को मोटे तौर पर तीन भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला पर्वतीय या तराई का क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठार। तराई क्षेत्र को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पर्वतीय या तराई क्षेत्र, यह उत्तर बिहार में स्थित है। और यह नेपाल से भी सटा है। मैदानी क्षेत्र, यह सबसे उपजाऊ है। और यह राज्य के मध्य भाग में है। पठार, दक्षिण भाग में बिहार के। और यह खनिज संसाधन के लिए समृद्ध है। तो पर्वतीय या तराई क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया है। सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और तीसरा दून घाटी। मैदानी भाग को उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान 2 भाग में बांटा गया है। वहीं पठारी भाग को धारवार चट्टानों में और विंध्यन चट्टानों में। तो चलिए हम देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर। ये बिहार के सबसे उत्तर का एरिया है। यहाँ गंडक नदी, घाघरा गंडक दोआब है। घाघरा नदी, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, दक्षिण पठारी क्षेत्र, अंग का मैदान, कोसी महानदी, दोआब, महानंदा आदि। नेक्स्ट है पर्वतीय या तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की शिवालिक श्रेणी में अवस्थित है। जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उनको अंडरलाइन भी करते चल रही हूँ। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो सोमेश्वर श्रेणी, यह त्रिवेणी संगम पर नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इसका क्षेत्र अधिकतम 240 मीटर ऊंचा है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। तो हमने जहाँ की मैप में भी देखा है कि सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में दून की घाटी है। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र। बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा एवं उसके सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल तक इसकी सीमा का विस्तार है और मैदान का ढाल उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब होता है 2 नदियों के बीच का भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे में घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानदी दोआब। नेक्स्ट है दक्षिण गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है।
उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इसे तीन उपवर्गों में बांटा गया है: गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। दक्षिण गंगा का मैदान गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तर गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण गंगा का मैदान उत्तर की तुलना में बड़ा है या छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार वाला मैदान है। इसे मगध के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र और दक्षिण में पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले शामिल है। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी और इसकी मुख्य सहायक नदियां जैसे पुनपुन, सोन और फल्गु की सहायक नदियों द्वारा घिरा हुआ है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखने की है कि गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ पुनपुन, सोन, फल्गु इत्यादि है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है: गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। पठारी क्षेत्र बिहार के दक्षिणी सीमा पर पहाड़ और पठारी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। धारवार चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया इत्यादि में पाई जाती हैं। विंध्यन चट्टानें रोहतास और कैमूर में। यह टर्सरी चट्टानें, क्वांटरनरी और विंध्यन चट्टानें और धारवार चट्टानें। तो इसमें मैपिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विंध्यन चट्टानें और धारवार क्रम की चट्टानें बिहार के मैप के किस दिशा में स्थित है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा क्षेत्र भी कहा जाता है। उत्तर मैदान में कई मान, यचौर, गोखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्रों को टाल कहा जाता है। उत्तर गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए भी प्रसिद्ध है। धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री-कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसका क्षेत्र है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर इत्यादि। बिहार का यह सबसे प्राचीन क्षेत्र है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो धारवार क्रम। विंध्यन क्रम के चट्टानें इसका भी निर्माण प्री-कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कैमूर और रोहतास इसका क्षेत्र है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टर्शरी यानी प्लीस्टोसीन काल में इसका क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र। यह सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ से ऐसे भी आ सकता है कि टर्शरी प्रकार की चट्टानें किस प्रकार की हैं, नवीनतम है, प्राचीन है, या फिर सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट है क्वांटरनरी क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण कर प्लीस्टोसीन एवं हेलोसीन है। इसका क्षेत्र है गंगा का मैदान। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए उपयुक्त है। बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। इट मीन्स 10 सालों 5 सालों के मौसम की दशाओं को जलवायु कहा जाता है। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार की जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक हैं: अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, मानसून प्रवाह, ग्रीष्म हवाएं इत्यादि। बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। कोपेन ने उत्तरी बिहार को CWG में रखा और दक्षिणी बिहार को AW में। ट्रावार्थ ने उत्तरी बिहार को CAW में और दक्षिणी बिहार को AW में रखा। थॉर्नबेट ने उत्तरी पश्चिम संक्रमणीय क्षेत्र को CBW में और शेष बिहार को CAW में रखा।
नेक्स्ट है बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में होता है। इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं। सबसे गर्म स्थान गया है। और मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर के मध्य के बीच होता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है और बिहार में जुलाई अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार का औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है और 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में तथा सबसे कम वर्षा जहानाबाद में हुआ था। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। शीतकाल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक लौटते मानसून के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ होता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। दिसंबर और जनवरी माह में भूमध्य रेखा से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम और मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है और ये वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। बिहार का कृषि जलवायु। बिहार में कृषि की दशाएं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के 3 वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। यह है बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र। ये जोन 1 में है। ये जोन 2 के हैं, जिसमें सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज इत्यादि क्षेत्र शामिल है। जोन 1 में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर इत्यादि का क्षेत्र है। वहीं जोन 3B में बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर है। वहीं 3A में लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका और भागलपुर है। जोन 1 में कुल 13 जिले हैं। जिलों का नाम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय है। इसकी विशेषताएं हैं। औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है और प्रमुख फसलें गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का इत्यादि है। जोन 2 में 8 जिले हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि है। जोन 3A में 6 जिला है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। गेहूँ, दाल, अरहर,
चना आदि। जोन 2 में 11 जिले हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा इत्यादि। नेक्स्ट है बिहार का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया, हिमालय की नदियाँ और पठारीय नदियाँ। ये हैं हिमालय की नदियाँ और पठारीय नदियों के बीच में अंतर। हिमालय नदी में जल प्रवाह साल भर होती हैं, वही पठारी नदियाँ वर्षा आधारित होती हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं और पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं और ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं और ये नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ बाल्यावस्था में हैं और पठारी नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं। हिमालयी नदियाँ मार्ग परिवर्तन और गोकुल झील बनाने वाली नदियाँ हैं और पठारी नदियाँ सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं और अत्यधिक जल संग्रह के कारण हिमालयी नदियाँ बाढ़ का कारण बनती हैं, जबकि पठारी नदियों से बाढ़ की संभावनाएं कम होती हैं। हिमालयी नदियों में गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, बागमती आदि है। पठारी नदियों में सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि। ये है बिहार की नदियाँ। नदियों का मैप। यह है नदी उनका उद्गम स्थल, मुहाना या संगम और लंबाई। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री उत्तराखंड में है। संगम बंगाल की खाड़ी में। बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। घाघरा का उद्गम स्थान तिब्बत। संगम गंगा में सारण के पास, लंबाई 83 किलोमीटर। गंडक उद्गम स्थान नेपाल। संगम गंगा में सोनपुर में, लंबाई 260 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और गंगा खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है, लंबाई 320 किलोमीटर। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी नदी में संगम होता है, लंबाई 394 किलोमीटर। कमला महाभारत श्रेणी कोसी नदी में इसका संगम होता है। कोसी का उद्गम स्थान गोसाई स्थान नेपाल में। गंगा या कुर्सेला कटिहार के पास, ये गंगा में मिल जाती है, लंबाई 260 किलोमीटर। अन्य नदियां हैं महानदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती हैं और गंगा नदी में मालदा के पास मिल जाती है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी क्षेत्र है और यह गंगा में चौसा के समीप मिल जाती हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश है, यह दानापुर में गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल झारखंड का पलामू है और यह फतुहा में गंगा में मिल जाती है। फल्गु या निरंजना नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है, पुनपुन के साथ गंगा में मिल जाती है। अजय का उद्गम स्थल जमुई है और यह पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती हैं। क्यूल का उद्गम स्थल हजारीबाग झारखंड में है और यह लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। सकरी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार झारखंड से है और यह क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 445 वर्ग किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने से इस नदी का नाम गंगा पड़ा है। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं अपवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर चली जाती है। यानी कि गंगा नदी बिहार से बाहर किस जिले से निकलती है, तो कटिहार और भागलपुर से निकलती है। गंगा नदी का विस्तार बिहार के 12 जिले में है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन इत्यादि हैं। बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानदी अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि कौन सी नदियाँ गंगा में बिहार से बाहर मिलती हैं या फिर गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ
बिहार से बाहर संगम बनाती हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है घाघरा नदी। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर के पास है और यह बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा नदी में मिल जाती है। अन्य नाम मैदानी भाग में सरयू, गोगरा और करनाली नेपाल में है। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि है। ये भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। गंडक नदी को नारायणी, सप्तगंडकी या शालिग्राम, नेपाल में इसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलीगिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा-लोटन, चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। अन्य नाम सीकरहाना, ऊपरी भाग में कहा जाता है। सहायक नदियाँ मसान, बालोर, तिऊर, धनौती आदि। बागमती, यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में गंगा में विलीन हो जाती हैं। इससे पहले यह बूढ़ी गंडक से मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर सोन नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में गोसाई स्थान से निकलती है। नेपाल में सप्तकोशी भी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोसी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला, कटिहार में गंगा में विलीन हो जाती है। कोसी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए विख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी बिहार की एक इम्पॉर्टेंट नदी है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लीखू, दूध कोसी, ताम कोसी, इंद्रवती, सुनकोसी इत्यादि है। नेक्स्ट है महानदी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा में गंगा में मिलती है। यह उत्तर भारत की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पैनोर, नागर, बालासर, मेची है। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य श्रेणी से होती है। यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी थी और यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा को अपवित्र माना जाता है। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा में मिल जाती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में और बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास और भोजपुर के शुष्क क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादन क्षेत्र बना दिया है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर से निकलती है। बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर और दरधा है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फल्गु नदी, यह हजारीबाग पठार से निकलकर लीलाजन तथा मोहना नदी के निकट मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। यहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों
संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। पटना गंगा नदी के किनारे, मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे, गया फल्गु नदी के किनारे, फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन को लक्षित किया जाता है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। सोन नदी पर, गंडक नदी पर और कोसी नदी पर। ये इनका मैप है। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारों से निकाली गई हैं। ये है सोन नदी और यहाँ पर बना ये बांध। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिले की सिंचाई होती है। सोन नहर पर दो विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था और इसका कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत और नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। यह बैराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी के संगम पर स्थित है। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर। तिरहुत, त्रिवेणी और दोनों नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले की सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय नेपाल से होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नदियों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है और इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी और इस परियोजना को 1954 में लागू किया गया। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्वी एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। नेक्स्ट है बिहार में जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, यह बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में। मंझार जलप्रपात सासाराम रोहतास में। तुतली भवानी जलप्रपात सासाराम रोहतास में। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में। बिहार की प्रमुख झीलें कांवर झील बेगूसराय में, यह एक रामसर स्थल है। गोगा बिल या घोघा झील कटिहार में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। घोरा कटोरा राजगीर नालंदा में। अनुपम झील कैमूर में। सिमरी झील सहरसा। जगतपुर झील भागलपुर। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सरैया मैन बेतियापुर पश्चिमी चंपारण में। पिपरा मैन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में।
नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नहरें। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर, तिरहुत नहर, त्रिवेणी, तिरहुत और दोन नहर गंडक नदी पर बना हुआ है और इसके लाभान्वित क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली है। पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी पर लाभान्वित क्षेत्र अररिया, सुपौल और पूर्णिया है। पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी पर लाभान्वित क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी और सुपौल है। राजपुर नहर कोसी नदी पर लाभान्वित क्षेत्र सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय है। पूर्वी सोन नदी पर लाभान्वित क्षेत्र औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना और अरवल है। पश्चिमी सोन नदी पर लाभान्वित क्षेत्र रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर है। बिहार के गर्म जल कुंड। राजगीर में ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड, सप्तधारा, मकदुम कुंड, गोमुख कुंड, सोरी कुंड, नानक कुंड। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड, पंचतर कुंड। गया में अग्नि कुंड। नेक्स्ट है बिहार की मिट्टी। बिहार के ऊपरी सतह में फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा के निर्माण में किन किन की मुख्य भूमिका होती है। स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पतियों आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़, अपोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर और दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार की मिट्टी पर्वत पादपीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगरयुक्त कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ये उत्तरी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे। वहीं दक्षिणी भाग में टाल की मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल कैवाल मिट्टी कहते हैं और लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी एवं उसकी अन्य सहायक नदियों से हुआ है। और उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पर्वत पादपीय मिट्टी यानी पिडमेंट, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। तराई मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तर सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तो कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और यह मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू और गन्ने उगाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इसमें बालू या चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अधिक उर्वर होती है। इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा मैदान एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य है और मैदानी संरचनाओं के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, टाल की मिट्टी, यह निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है।
टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग और भारी मिट्टी होती है। इसमें रबी की फसलें अच्छी होती है तथा यह दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी गंगा के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं। पुरानी जलोढ़ करैल कैबाल इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से भागलपुर तक है। यह मिट्टी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस कारण इसका रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि है। पीली बलथर मिट्टी पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का विस्तार। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत और कंकर की बहुलता होती है। इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है और इस मिट्टी में जल संग्रह की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्वों की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उगाए जाते हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अनाजों का बिहार एक मानसूनी प्रदेश है और मुख्य रूप से मानसून पर्वत पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण एवं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन वे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, बांका, जमुई इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है। भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह तेंदुआ, भालू, सूअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध पक्षी विहार, गया में 138 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य बेगूसराय में, यह साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है और इसे रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि स्थल है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास कैमूर में 1504.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। नागी बांध पक्षी अभयारण्य 1.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे छोटा अभयारण्य। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागा नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में 8.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में 27.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा में, यह भी साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है।
विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में 60 किलोमीटर में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बडैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में, यह दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। वन रिपोर्ट। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2021 की इस श्रृंखला रिपोर्ट की 17वीं रिपोर्ट इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण 7381 वर्ग किलोमीटर प्रतिशत 7.84, वृद्धि 75 वर्ग किलोमीटर की। वृक्षावरण 241 वर्ग किलोमीटर प्रतिशत 2.48, वृद्धि 338 वर्ग किलोमीटर की। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में, वहीं सबसे कम शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में। वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार है ये, और ये वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक कैमूर, उसके बाद जमुई, फिर नवादा, और सबसे कम वनावरण शेखपुरा, बक्सर और सिवान में। आई थिंक इस डाटा को मैं एक बार चेक कर लूँगी, अगर नया अपडेट आया हुआ होगा तो मैं इसको फिर से अपडेट करके अपलोड कर दूँगी। बिहार में आपदा प्रबंधन। इसके अतिरिक्त बिहार में कुल 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और 28 में से 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित और 13 कम बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ की अधिकता का प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार है। कम बाढ़ प्रभावित में पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, लखीसराय, बक्सर, शेखपुरा है। बाढ़ आने का प्रमुख कारण वर्षा ऋतु 2 माह में अत्यधिक वर्षा का होना। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव, तटबांधों का टूटना और जल संग्रह क्षेत्र पर मानव का प्रसार। सूखा और अनिश्चितता की स्थिति। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, मुंगेर, कैमूर इत्यादि हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति, टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावनाएं को जन्म देती हैं। भूकंप की संभावनाओं के आधार पर बिहार जोन 5, 4 और 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 अधिक प्रबलता किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में है। जोन 4 में मध्यम प्रबलता पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर आदि में। जोन 3 में निम्न प्रबलता गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर इत्यादि है। चक्रवात। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार में चक्रवात जैसी आपदाएं भी आती रहती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करती है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2025 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 30वां संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए।
भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया और बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजनाओं को लागू किया। तो हमारा यहीं पे बिहार ज्योग्राफी का रिवीजन सीरीज समाप्त होता है। बिहार स्पेशल MCQ और बिहार स्पेशल PYQ। बिहार स्पेशल MCQ प्रतिदिन दोपहर में 1 बजे और बिहार स्पेशल PYQ प्रतिदिन शाम में 6 बजे अपलोड होता है। तो कृपया कर इसे देखना ना भूलें। और अगर आपको कोई सुझाव हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।